हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइन एंड सनशाइन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड इन देयर लाइफ और मैं भी एकदम बढ़िया ही हूँ। तो आज की जो ये वीडियो है ये फिर से फर्दर कंटिन्यूएशन है प्रीवियस जो पार्ट्स है, यानी कि एपिसोड 1, 2, 3 एंड 4। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक को मेंशन करूंगी। अगर नहीं देखा है आपने अभी तक तो आप प्लीज़ उन्हें भी वॉच आउट कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन है, नॉलेज एडिशन है आपके नॉलेज के लिए। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो कि है राम मंदिर, जो हमारे राम लला की जो अयोध्या की जो भूमि है उसके इतिहास पे प्रकाश डाल रहे हैं हम, कुछ इतिहास के उन पन्नों पे जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शाइन एंड सनशाइन, एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो, एंड जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। और इसी के साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी मेरी अगर नई वीडियो आती है तो आप उसको स्किप या फिर मिस नहीं कर पाए, राइट। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे प्रेसिडेंशियल जो रूल है उसको लागू करने के लिए कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूपी गवर्नमेंट को। बट इससे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रेसिडेंशियल जो रूल है ये होता क्या है, क्या होता है, और क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। बिल्कुल यस, इट इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, यू कैन से कि एक रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको इम्पोज करती है ऑन द फेलियर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट्स गवर्नमेंट। जहाँ पे मशीनरी फेल हो जाती है, किसी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो वर्क नहीं कर रही है अकॉर्डिंगली। नाउ आर्टिकल 356 इज द imposition of president's rule. It is an article which is based on section 93 of our constitution of the Government of India Act 1935. अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये 93 जो इसका सेक्शन है उसमें ये मेंशन है, और आर्टिकल है 356। लेकिन ये इम्पोज कब होता है, इसका ग्राउंड क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि जब पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो एज पर अकॉर्डिंगली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्क नहीं कर पाती है, उसका फेलियर होता है। ऑन दैट ग्राउंड बेसिस इसमें क्या होता है कि जो यूनियन जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो इसे इम्पोज कर सकती है डायरेक्टली। इस तरह से जो गवर्नमेंट वहाँ पे होती है वो डिसॉल्व या कह सकते हैं कि हटा दी जाती है, वहाँ पे जो रूल है वो लागू किया जाता है यूनियन जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा। इसके भी दो बेसिस हैं, दो ग्राउंड्स हैं, जिसमें कि पहला है जो हमारे गवर्नर होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के, अगर वो रिटर्न में हमारा जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसको रिटर्न में कुछ ऐसा दे दें जहाँ के ये वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल हो रही है स्टेट की, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे इसको कंसिडर किया जाता है। और ये जो वो रिपोर्ट है ये जाती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। दूसरा इसका जो ग्राउंड है वो है, यानी कि एक रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट द्वारा, जो कि मिलती है हमारे प्रेसिडेंट को। और उसके अलावा ये फेलियर है किसी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ पे वो प्रोविजंस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पा रही है। दूसरा है आर्टिकल 365, जिसमें कि जो पर्टिकुलर स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कंप्लाई नहीं कर पा रही है यूनियन ने जो उनको पावर्स दे रखी है उनके अकॉर्डिंगली। तो ये दो ग्राउंड्स हैं। राजीव गांधी जी की एक हत्या होती है, दुखद ये बहुत ज़्यादा घटना होती है भारतवर्ष जो वासी हैं उनके लिए, और इसी के साथ पीवी नरसिम्हा जो राव है उनकी सरकार आती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए उसी टाइम पे कंटेम्प्रेरी बोला जाए इसको, तो जो यूपी की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उलटफेर हो रहा था, किसमें एक कल्चरल कह सकते हैं, एक डाइवर्सिटी वहाँ पे आ रही थी, जहाँ पे कि अब जो सनातनी जो पक्ष के जो पुजारी हो सकते हैं या जो साधु संत हैं और नेता थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग जो विल है उसके साथ अब सोचते हैं कि अब यहाँ पे जो हमारा सपना है रामलला की भूमि का वो पूरा होगा ही होगा। इस करके वो क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन को वहाँ पे स्टार्ट ही करने लग जाते हैं उस भूमि पे। और ये जो भूमि है ये 2.77 एकड़ के आसपास है, लगभग है।
पीवी जो नरसिम्हा राव है उनको पता चलता है कि ये वहाँ पे यूपी जो ये यूपी है यहाँ पे एक दंगा अभी आने ही वाला है, यानी कि उनको आभास होता है कि ज़रूरत है एक मीटिंग की। दोनों जो पक्ष हैं यानी कि हिंदू जो विश्व हिंदू परिषद है उसका और उसके साथ जो शिया सुन्नी वक्फ जो बोर्ड है उनका, तो वो चाहते हैं कि एक मीटिंग को फिक्स किया जाए, दोनों जो पक्ष हैं उनके साथ एक साथ बैठ के सुलझाया जाए इस मसले को, इस मामले को। इस तरह से एक मीटिंग का आयोजन भी होता है, बट दोनों ही जो पक्ष हैं वो अड़े रहते हैं अपने अपने जो उनकी आइडियोलॉजी है उस पर। एक तरफ कहा जाता है हम नहीं मानेंगे, हम रामलला को लेके रखेंगे सनातनियों द्वारा, दूसरी तरफ इस्लाम जो फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं ये तो मस्जिद ही है, बाबरी मस्जिद है हमारी। इस जो मीटिंग है ये जो पीएमओ में होती है दोनों पक्ष की, इसका कोई नतीजा नहीं रहता है, कोई रिजल्ट नहीं रहता है। और जब आगे देखा जाता है तो जो यूपी है वहाँ पे अभी ये कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चालू कर देते हैं। और इसके साथ क्या होता है कि before getting started with this construction of Ram Lala's Bhumi, about around 2.77 acres of this land, the Vishwa Hindu Parishad call upon all the BJP leaders and all the Sanatani leaders who were following the same ideology about the Ayodhya's temple. They call upon all the main priests of Ayodhya who were related to Ayodhya, Ram Mandir, Ram Lala's Bhumi, and they also call upon the Kar Sangh people. This was the meeting where they decided that we will inaugurate the ceremony of Ram Lala's Bhumi with all union and strength of our Sanatani followers. With this, they went out by saying that today is the day for our Sanatani and we will do anything and we will sacrifice our lives just to prove that this is Ram Lala's Bhumi. And they did that. I must tell you, they did that, but by sacrificing their lives too. There are too many, you can say, genocides which are unknown to us, which are untouched by us, and this is the history of this Bhumi, Ram Lala's Bhumi. विश्व हिंदू परिषद की ये जो मीटिंग होती है ये कॉल अपॉन करती है सभी कार यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं उनको। और उनमें वैसे भी पहले भी आक्रोश था जो उनके साथ कुछ समय पहले ही घटना हुई थी जहां पे कि उन पे फायरिंग करी गई थी और इसमें कुछ क्या बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी गई थी। आक्रोश अभी थमा ही नहीं था कि फिर से कॉल अपॉन किया गया उन्हें फिर से अपने बलिदान के लिए कह सकते हैं या फिर एकजुट होने के लिए। और इन सबको साथ मिलता है बड़े बड़े नेताओं का, जिनमें के नाम शामिल है अशोक सिंघल जो कि प्रेसिडेंट भी होते हैं विश्व हिंदू परिषद के। दूसरा नाम जो बड़ा है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तीसरा राजनाथ सिंह, उमा भारती जी, नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा और भी बड़े बड़े नेता वहाँ पे पधारते हैं। सेक्रीफाइस का अगर लेवल आप चेक करेंगे तो मैं बताते चलूँ कि जो उमा भारती हैं ये अपने बालों को बिल्कुल ही कटवा देती हैं, यानी कि सिर को बिल्कुल मुंडवा देती हैं, बाल हो जाती हैं एकदम से, यानी कि उनको कोई पहचान ना पाए इसलिए वो ये करते हैं अपनी पहचान को छुपाने के लिए। लेकिन ये जो सहयोग था उनका अपनी अपनी तरफ से वो कभी न भूलने योग्य है और इस तरह से जो सनातनी और भी जो पीपल थे उनका भी इसमें सहयोग रहा है। ये लोग वहां पे जाते हैं उस बाबरी मस्जिद में और शाम ढलते ढलते वहां पे तहस नहस कर देते हैं उस मस्जिद को, वहां पे स्थापित करते हैं छोटे से मंदिर को। खुशी की जो लहर होती है इन सभी लोगों में ये अगले ही उनकी सीमा ही हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते। इसके साथ भारतवर्ष में भी एक लहर उठती है सनातनी पक्ष के लिए, जिसे ये पक्ष यानी कि सनातनी पक्ष जिसे विजयी देख रहा था, अपने लक्ष्य की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम देख रहा था। उन्हें नहीं पता था कि इसका जो रिजल्ट है अब आएगा उनकी तरफ लाठीचार्ज के रूप में, यानी कि जो विरोधी पक्ष है वो उन्हें लाठीचार्ज करती है। इसके साथ साथ जिनोसाइड होता है, नरसंहार होता है, बहुत ही कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर लोग मारे जाते हैं सनातनी पक्ष के। और एक बार फिर से भारतवर्ष में जो सनातनी है उनका आक्रोश का जो लेवल है वो बढ़ता है। जब ये बढ़ता है तो खुशी की लहर भी होती है कि जो भी है वहां पे उन्होंने स्थापना कर दी है एक छोटे से मंदिर की। इस तरह से कल्याण सिंह जी जो होते हैं उनकी सरकार डिसॉल्व होती है, यूपी गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है और प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे लागू हो जाता है। लेकिन इनका जो मनोबल है सनातनी जो पक्ष है उनका वो रुकता नहीं है, वो बढ़ता ही चलता है। एक बार फिर लौटते हैं वो और अब साल है 2001।
वर्ष 2001 का समय है और सेंटर में गवर्नमेंट आती है बीजेपी की, जिसमें कि पीएम बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। जब वो पीएम बनते हैं तो विश्व हिंदू परिषद उन्हें कहती है कि अब हमें रामलला की जो भूमि है वो दी जाए, हमारे ट्रस्ट को उसको सौंपा जाए, हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी कोई उनको आंसर नहीं देते हैं। रिजल्ट ना पाने पे वो एक बार फिर कहते हैं कि अगर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर सकती है तो हमारा जो ट्रस्ट है विश्व हिंदू परिषद वो सक्षम है अपने में ही रामलला की भूमि में मंदिर बनाने के लिए, तो हमें ये सिर्फ ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन ये होता नहीं है। इस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने जो उनके मन में था, उनके जो चाहते थे, वो अपनी चाह को उन्होंने वहाँ पे जाहिर कर दिया सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके सामने कि हमें जल्दी से अब निर्णय चाहिए, हमें जल्दी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को अब चालू करना है, अच्छे से करना है। आप आदेश दीजिए, वरना हम सक्षम हैं अपनी तरफ से कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और मंदिर को यहाँ पे बनाने के लिए। इसी बीच एक दुखद घटना यहाँ पे होती है जिसमें कि अयोध्या से एक जो ट्रेन जा रही होती है उसको जला दिया जाता है विपक्षी जो लोग होते हैं उनके द्वारा। सनातनियों से भरी हुई ये ट्रेन होती है जो कि अयोध्या से रिलेटेड थे लोग। इसमें 100-200 के करीबन लोग मारे गए और इस तरह से भारतवर्ष में ये जो आक्रोश है सनातनी जो लोग हैं उनमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चाहते हैं कि अब तो हमको चाहिए ही चाहिए ये रिजल्ट, ये अयोध्या भूमि अब तो चाहिए हमें। ये हिंदू मुस्लिम जो कन्फ्लिक्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब जो जुडिशरी है वो एकदम से ऑर्डर देती है जल्दी से जल्दी फैसले के लिए एएसआई को, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसे देती है और कहती है कि हमें अवशेष चाहिए, अगर वहाँ पे मिलते हैं तो जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट को तैयार करिए, हमें इसका फैसला देना है, रिजल्ट देना है जल्दी से जल्दी। और इस तरह से अब जो समय है वो है 30 सितंबर 2010 का। एक रिपोर्ट सबमिट होती है कोर्ट में और वहाँ पे ये रिज़ल्ट आता है कि ये जो पूरा ये रामलला की जो भूमि है ये मस्जिद किसी मस्जिद की ना होके, बाबरी मस्जिद की ना होके, ये अयोध्या में जन्मे श्री राम की ही भूमि है। इसे सौंप दिया जाए श्री राम के जो फॉलोअर्स हैं यानी कि सनातनी जो पक्ष है उनको। इसी फैसले के साथ साथ वहाँ पे डिवाइड करा जाता है इस भूमि को 3 पार्ट्स में, जिसमें कि जो पहला पार्ट है यानी कि जो मंदिर का बाहर का भाग है जिसे चबूतरा भी कहा जाता है, और जो रसोई है वो दी जाती है निर्मोही अखाड़ा को, सीता रसोई भी जिसे हम कहते हैं। जो दूसरा जो भाग है यानी कि जो अंदर का जो परिसर है जहाँ पे रामलला का जन्म हुआ था वो दिया जाता है राम ट्रस्ट को, और बाकी की जो बची हुई ज़मीन है वो दी जाती है जो सिया सुन्नी जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं उन्हें। लेकिन दोनों ही पक्ष अब लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं कि हमें या तो पूरा ही लैंड जो पीस है वो चाहिए, ये आधे आधे भागों में हमको नहीं चाहिए। हम दोनों को ही ये जो फैसला है वो नामंजूर है। और इस तरह से ये जो कोर्ट ने जो दिया होता है फैसला ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इंट्रोड्यूस हुआ वहाँ पे। और वर्ष 2011 का समय है और ये जो दोनों ही पक्ष हैं ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और इंट्रोडक्शन होता है इस केस का सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष हैं उन्होंने खारिज किया कोर्ट के फैसले को कि ये ज़मीन किसी एक पक्ष को ना मिलके 3 हिस्सों में डिवाइड करी जाए। सुप्रीम कोर्ट एएसआई की जो रिपोर्ट्स होती है उनको मद्देनज़र रखते हुए एक फैसला सुनाती है, लेकिन ये जो फैसला होता है ये 2011 में, 12 में या 13 में या 16 में, 17 में नहीं होता है। लेकिन 2016-17 के बाद का जो पीरियड है वहाँ पे ये तूल पकड़ता है ये केस सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि एएसआई ने जो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स कराई होती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये पूरे तरह से हक में, फेवर में जाता है फैसला सनातनी में। और इस तरह से विजय होती है सनातनी जो पक्ष है उन लोगों की, और पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो दिया जाता है सनातन के जो लोग हैं उनको। ये किसी 3 हिस्सों में डिवाइड नहीं होती है भूमि जो कि 2.7 एकड़ की है। सुप्रीम कोर्ट मानती है, 5 जजेस वहाँ पे बैठे होते हैं, वो मानते हैं एएसआई की रिपोर्ट को और मानते हैं कि ये जो ज़मीन है ये रामलला की ही भूमि है। बताते चलो कि यहाँ पे जो अवशेष मिले थे जो
ASI को वो थे 10वीं-12वीं शताब्दी से रिलेटेड, यानी कि अयोध्या से जो हमारा रामलला की जो भूमि है, रामलला के ही कुछ अवशेष वहाँ पे उनको मिले थे। और इस तरह से जीत होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी, और दोनों ही पक्ष बहुत खुशी खुशी मानते भी हैं इस फैसले को। और इसके साथ साथ ये जो रिजल्ट है, फैसला है इनटू द फेवर ऑफ सनातनीज, ये आता है 9 नवंबर 2019 में, और ये पूर्ण सहमति में आता है, जहाँ पे कि जो 5 जजेस हैं वो इस पे मोहर लगाते हैं कि ये जो मंदिर है ये कोई मस्जिद नहीं है। इस तरह से विजय होती है हमारे आइडियोलॉजी की, हमारे अस्तित्व की। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारे कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है हिंदुओं की, सनातनीज की, वो इस तरह से कि हमने अहिंसा को फॉलो करते हुए नॉन वायलेंस के साथ इसको अचीव किया है। बहुत ज़्यादा वेट किया है हमने, 500 वर्ष लग गए हमें यहाँ तक आते आते, इस फैसले तक आते आते। 190 के करीब का जो साल थे उसमें हमने एक कोर्ट में ये फैसले को लड़ा, अपनी ही भूमि के लिए, अपने रामलला की ही भूमि के लिए। ये दर्शाता है हमारे पेशेंस को, हमारे परसिवरेंस को, और हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए ज्ञान को, अध्यात्म को। This is the beauty of our independent judiciary system. This is the beauty of our Indian constitution. This is our faith in our constitution. एंड इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, हम सभी सनातनियों ने, इस बड़े जो ऐतिहासिक जो ये फैसला था इसके आने तक। कितना ही पेशेंस एंड परसिवरेंस रहा होगा उनमें। ये रिजल्ट है हम सभी के संघर्षों का, ये रिजल्ट है हम सब के अस्तित्व का, कि हमारे ही वहाँ पे रामलला थे और वही वहाँ पे रहेंगे। इस तरह से 2020 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वहाँ पे नींव रख दी, हमारे जो कंस्ट्रक्शन है इस मंदिर का, उसके लिए पीएम मोदी द्वारा। और 22 जनवरी 2024 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे हुई, और इस तरह से रामलला दोबारा से अपने ही घर में पधारे। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक, और ये रहा इतिहास हमारे रामलला की भूमि से रिलेटेड। कैसी लगी आपको वीडियो, आप प्लीज़ मुझे बताइए। और फिर से कहूँगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आप जो नई अपडेट्स हैं मेरी उनको मिस नहीं कर पाए, स्किप नहीं कर पाए। एंड लास्ट में जाते जाते यही कहूँगी, आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हे राम।